दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? आपका गाली देने का पूरा इतिहास है और बाकी देश जवाब दे। उसके पीछे कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था। का नतीजा देखेगा राहुल जी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस प्रवक्ता की विवादित टिप्पणी को लेकर हो रही सियासत पर। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर है, देखते हैं पीएम मोदी पर कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी ने सोनिया गांधी के घर तक प्रोटेस्ट मार्च किया है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा अडानी पर सरकार को घेरते घेरते प्रधानमंत्री मोदी के नाम में पिता के नाम की जगह गौतम लगा बैठे, गौतम अडानी का नाम। इसके बाद अमित शाह ने पलटवार किया, कहा कि 2024 में कांग्रेस ऐसे गायब होगी कि दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम में जो बीच में उन्होंने अपने पिता का नाम डाला है दामोदर, उसकी जगह उन्होंने गौतम अडानी का नाम गौतम बोला। अब इसी को लेकर बीजेपी आग बबूला है। आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी पर क्या क्या विवादित टिप्पणी की है, और आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं पीएम मोदी ने अपने अपमान को लेकर कांग्रेस पर कब कब पलटवार किया। इस बीच पवन खेड़ा के बयान पर घमासान बढ़ा तो कांग्रेस ने नेहरू पर बार बार बीजेपी के हमले पर सवाल खड़े किए। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपमान को लेकर आमने सामने। हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ अभय दुबे होंगे। लेकिन आज चर्चा यही करेंगे कि क्या पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी का कांग्रेस की हार से वाकई रिश्ता है, जैसा कि अमित शाह कह रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? अडानी को लेकर सरकार के विरोध में कांग्रेस पीएम मोदी के पिता तक पहुंच गई। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के नाम में पहले दामोदर की जगह गौतम जोड़ा। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? और फिर लगे हाथ भूल सुधार किया, लेकिन वो भी तंज वाले अंदाज में। गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी। हाथ मजबूत करो। पवन खेड़ा के बयान पर सियासत तेज हुई। बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला खुद गृह मंत्री अमित शाह। 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा, और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखेगा राहुल जी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अमित शाह के पलटवार का पवन खेड़ा ने फौरन जवाब दिया, अपमान और संस्कार के सवाल उठाए और लिखा, जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं, तब तो नॉर्थ ब्लॉक के एचएमडी साहब कुछ नहीं बोलते। हमने तो प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया, ना हमारे ऐसे संस्कार हैं। जो मर्यादा इतनी भी नहीं समझते, किसी के दिवंगत माता पिता के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोगों पर टिप्पणी करने का भी मैं अपनी मर्यादा के स्तर से नीचे समझता हूँ। उन्होंने एक रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा, उसके पीछे कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था। जब आप खुद स्वयं पंडित नेहरू जी के बारे में कितना अनाप शनाप बात करते हो, आप इंदिरा गांधी जी के बारे में कितना अनाप शनाप बात करते हो, राहुल गांधी के बारे में उसी सदन में कितनी बातें कैसे होती हैं। कांग्रेस का इशारा प्रधानमंत्री की उस टिप्पणी पर है जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान गांधी परिवार पर की थी। उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है? नेहरू सरनेम रखने से क्या शर्मिंदगी है?
प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस आग बबूला तो है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी ये भूल रही है कि पीएम पर टिप्पणी का नतीजा क्या निकलता है। 2007 में सोनिया गांधी ने चुनावी रैली में मोदी को मौत का सौदागर कहा। कांग्रेस गुजरात विधानसभा का चुनाव हार गई। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि एक चाय वाला कभी पीएम नहीं बन सकता और मोदी पीएम बन गए, क्योंकि बीजेपी ने बहुमत के साथ 2014 लोकसभा का चुनाव जीत लिया। 2019 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ दिन रात चौकीदार चौराहे का नारा बुलंद किया। नतीजा 2019 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और मोदी फिर से सत्ता में आ गए। इसी तरह पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी को औकात दिखाने की बात कही तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी तुलना रावण से कर दी। नतीजा गुजरात चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। बहरहाल पवन खेड़ा के बयान पर सियासत भी बढ़ी और बात भी। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदानी मामले पर जेपीसी के गठन की मांग को लेकर थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। सवाल ये कि कहीं पवन खेड़ा जैसे नेताओं के बयान 2024 में भी कांग्रेस की झोली खाली तो नहीं कर जाएंगे। आज तक ब्यूरो। सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, छोटा सा जवाब पहले आपसे लेती हूँ, फिर सुधांशु जी के पास जाऊंगी। जब जब प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं तब तक उसको पीएम अपने तक गाली को वो अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और उसके बाद से आप लोगों को सफाई देते फिरना पड़ता है। क्यों पीएम पर डायरेक्ट अटैक, पर्सनल अटैक क्यों? अमित शाह जी कह रहे हैं कि दूरबीन से खोजने में नहीं मिलेगी कांग्रेस 24 में। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी को उस बात का बुरा लगा जो पवन खेड़ा जी ने कही ही नहीं, लेकिन जो पवन खेड़ा जी, राहुल गांधी जी, जयराम रमेश जी, कांग्रेस, समूची कांग्रेस पार्टी लगातार हम अडानी के हैं कौन सीरीज चला रही है, वो सवाल वो सुनना ही नहीं चाहते। और दूरबीन से नहीं, अमित शाह साहब, आपको दूरदृष्टि दोष हुआ है। निकटस्थ लोगों के पाप दिखाई नहीं दे रहे, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है। और पवन खेड़ा जी के लिए मैं कहता हूं, वो कभी बहुत ही शालीन प्रवक्ता हैं, कभी अनादर नहीं किया। हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, हम प्रधानमंत्री जी के निजी विषयों पर उन्होंने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सार्वजनिक जीवन के सरोकारों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी के, कि वो क्यों मौन साधे हुए हैं, क्यों दम साधे मौन सा होठ सिए बैठे हैं। आप बोलिए ना अडानी जी पर अगर इतने गंभीर। अभय जी, आप ये कह रहे हैं कि पवन जी को पीएम का नाम नहीं पता है। अंजना जी, आपने स्वयं ने भी वो देखा और उन्होंने नहीं, अब मोदी जी को क्या गांधी जी के पिताजी का नाम नहीं पता था? उन्होंने गलती से नहीं लिया था। मोहनदास करमचंद गांधी नहीं प्रोनाउंस कर पाए थे प्रधानमंत्री जी, स्लिप ऑफ टंग हुआ था। लेकिन आज सवाल जीबान फिसल जाने का नहीं है, उन्होंने सवाल पूछा है कि कैसे सत्ता की नीयत फिसल गई। और पवन खेड़ा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत से सच बोल दो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत रही नहीं। वो सत्यों और तथ्यों पर बात करते हैं। हम सरकार के सम्मुख गिड़गिड़ा नहीं रहे, देश की आवाज बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ये सच नहीं है कि 38 शेल कंपनियों से अडानी जी की कंपनी में निवेश किया गया, ऑफशोर कंपनी में, साइप्रस में, यूएई से, मॉरिशस से, टैक्स हेवन से? क्या फिच क्रेडिट साइड ने अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट नहीं दी कि एक्सेसिवली ओवर लिवरेज्ड है अडानी की कंपनियां? क्या फोर्ब्स ने खुलासा नहीं किया कि वीटीबी बैंक कैसे रशिया की बैंक से अडानी जी के भाई ने लोन लिया और वो ऑफशोर कंपनी में ट्रांसफर हुआ? मैं पूछना चाहता हूं आज सुधांशु जी से पूछिएगा। हाँ। जो आरोप है गंभीर, 8,200 करोड़ रुपए का निवेश
इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफशोर कंपनी में हुआ है। ये कंपनी किसकी है? इलारा नाम की कंपनी में 24,776 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। एपीएमएस इन्वेस्टमेंट से 18,986 करोड़ रुपए का। ये इतनी सारी शेल कंपनियों का निवेश होकर कैसे स्टॉक मैनिपुलेशन किया, इसकी जांच कौन करेगा? अगर जांच करने की बात करते तो ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते। जवाब लेते हैं। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग था ए, और बी भाग इस सवाल का ये है कि आप निजी तौर पर प्रधानमंत्री का अपमान हुआ इस कंबल में लपेट के अडानी के मुद्दे को दफनाना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी से एक बार शब्द पूछा गया था कि आप इतना समय लगातार दिन रात कार्य करते रहते हैं, पूरी कर्मठता और मेहनत के साथ, एक दिन की छुट्टी नहीं ली है, तो आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? तो आपको याद हो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि इतनी एनर्जी मुझे मिलती कि रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं। और जिस बात की बचाव अभय दुबे जी करना चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल और उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर इनके मन में अडानी और जेपीसी जैसे विषय थे तो इस ढंग का विषय नहीं आना चाहिए था, मगर मोदी जी के पिताजी को लेकर इस ढंग की अभद्र भाषा का प्रयोग करना दर्शाता है कि मुद्दा न जांच है, मुद्दा न अर्थव्यवस्था है, न मुद्दा कोई सिद्धांत है, मुद्दा सिर्फ मोदी जी और मोदी जी के प्रति घृणा है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये बताइए, अडानी का तो इशू नहीं था, अभी तो 2 महीना पहले की बात है भाई, गुजरात में मोदी को औकात बता देंगे, ये किस लिए कहा गया था? चलिए और 2 महीना पुराने चले जाइए, मौत के प्रकार बताए थे आपके महाराष्ट्र के नेता ने, शायद उनका नाम अब्दुल शेख था। उसी समय से 1 हफ्ता और पीछे चले जाइए तो सुबोध कांत झा तो गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने हिटलर की मौत बोला था। और क्या क्या गिनाते रहेंगे, वो छोड़िए। जाते जाते 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो बोटी बोटी काट डालूंगा ये कहने वाले, आज तक किसी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए मैं आपसे विनम्रता से कहता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर दमन किया, जेल में डाला, क्या क्या किया, उस आपातकाल के दौर में भी कभी इंदिरा जी की मौत की कामना, मौत के प्रकार, बोटी बोटी कहा हो तो मान लें। और आप देखिए मणिशंकर अय्यर वगैरह, कभी मोदी जी के व्यवसाय पे, कभी मोदी जी की पृष्ठभूमि पे, कभी मोदी जी की जाति पे, तो कभी उनके पिता का नाम कौन जानता है, उनके माता पिता का नाम कोई नहीं जानता। ये सब क्या है? इसमें से कौन सा अडानी के लिए था, कौन सा बेरोजगारी के लिए था, कौन सा तथाकथित आपकी महंगाई के लिए था, कौन सा आपके हिसाब से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था? ये सारे विषय एक्चुअली में मुखौटा है अंजना जी, ये सारे विषय समय समय पर मुखौटा है। असलियत में मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य और मैं कहूंगा पराजय की कुंठा से भरे हुए कांग्रेसियों की विक्षिप्तता है। पराजय इसलिए एक बात कही थी अभय जी ने, तो मैं भी आपसे ये कह देना चाहता हूं एक लाइन में कि आप मोदी जी से नफरत करते चले गए। पिछले 20 साल से आप नफरत परोस रहे हैं, 20 साल से, और उतना ही जनता ने उनको मोहब्बत दी है। तो बस एक लाइन में कहना चाहूंगा कि नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। जरा अपना मर्ज देखिए और फिर देखिए कि दवा कर रहे हैं वो आपके मर्ज को बढ़ा रहे हैं। क्या इस सवाल में दम है अभय दुबे जी की पराजय की कुंठा में कांग्रेस पार्टी गालियों का इस्तेमाल करती है? मतलब जो जिस तरह से वो हुआ, मतलब इन बैड टेस्ट दिखा, इसीलिए पूछ रही हूं आपसे, क्योंकि हर कोई, मतलब इस देश की मीडिया से लेकर इस देश की अदालतें, इस देश में इलेक्शन कमीशन, सब आपको पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज लगते हैं और उस गालियां देते हैं, आप थकते नहीं है। पीएम ने खुद कहा, ये हम उनकी बाइट भी सुना रहे जो सुधांशु जी कह रहे थे, कि 2-3 किलो गाली रोज खाता हूं, यहीं से ऊर्जा आती है। बकना किसने प्रारंभ किया था अंजना जी? मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, वाकई में नहीं जाऊंगा। मैं तथ्यों पे और सत्यों पर बात करूंगा जो पवन खेड़ा जी ने रेखांकित की है। मोदी जी ने कांग्रेस की विधवा नहीं शब्द प्रयुक्त किया कि सोनिया जी के लिए, जर्सी गाय नहीं कहा, हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी जी को नहीं कहा, बीके हरिप्रसाद को बीके हरि, अरे भगवान तक को बिकने की बात उन्होंने और सदन में कर दी। और सदन में से पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी के शब्द को सदन की कार्रवाई से हटाना पड़ा। मैं उस पर नहीं चाहता। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया हमने, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया हमने। ये क्या षड्यंत्र देश के साथ कर रहे हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आपने उल्लेख किया इसलिए बताता हूं। राफेल के विषय पर बोलते थे क्योंकि राहुल गांधी जी ने संकेतात्मक भाषा का प्रयोग किया था कि चौकीदार ही चोर है। अगर जो देश की चौकीदारी कर रहा है उसके संदर्भ का विषय तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में
जो वर्डिक्ट था, द वर्डिक्ट सेड द प्राइसिंग डिटेल्स हैव हाउएवर शेयर्ड विद द ऑडिटर CAG एंड द रिपोर्ट ऑफ द CAG हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था। और उस मुकदमे के फैसले में सरकार ने संशोधन याचिका लगाई राफेल के मामले में। उसमें 5 पैराग्राफ में गलत तथ्यों को रखा, और इसलिए रखा कि जो सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट सरकार ने फाइल किया था वो गलत तथ्य के आधार पर किया था। अब आ जाइए, आरोप लगाते हैं नेशनल हेराल्ड के केस में। हर बार ये आरोप लगाते हैं, इसलिए बोलना जरूरी है। नेशनल हेराल्ड के केस में अभी एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समीर विशाल ने क्या कहा 2018 को, उन्होंने कहा उन्होंने कहा नोटेड दिस इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस बट इट इज इन फैक्ट delaying the trial. The first date for leading prosecution evidence was 20/2/2016. वो कह रहे प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए 2016 में लगा था। 10-11 साल मुकदमे को हो गए, स्टे लेकर रखा है क्योंकि सत्य और तथ्य इन लोगों के पास नहीं। आप ये बता रहे हैं कि पराजय की कुंठा नहीं है कांग्रेस पार्टी में, उस कुंठा से कटुता नहीं। पराजय देखिए ना, मैं तो समझिए ना सर, इसको पॉलिटिकली तो एनालाइज किया जाएगा ना, कि वहां पर रावण तक कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, रावण से तुलना कर दी। उसके बाद गुजरात में क्या हुआ आपने देखा ही। क्या आपको नहीं लगता है कि पीएम पर डायरेक्ट अटैक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय क्षत्रप हैं जो इस बात को समझकर पीएम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे उल्टा नुकसान होता है। क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है? इसका एक बार तो जवाब दे दीजिए। क्या देश के प्रधानमंत्री जी को सीधे तौर पर प्रश्रय देने की आवश्यकता है? क्या इस देश में ईडी ने संदेशरा बंधु पर कोई छापा मारा? क्या नीरव और मेहुल चोकसी पर छापा मारा? क्या इस देश की ने ऋषि अग्रवाल पर ईडी ने कभी छापा मारा? रेड और ट्रेड की सरकार है ये। विज्ञापन की सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, प्रतिपक्षियों पर रेड करते हैं और प्रतिपक्षी सरकारों को गिराने के लिए ट्रेड का इस्तेमाल करते हैं। क्या गंभीर आरोप लगाए राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने कहा कि अडानी साहब को जो 6 एयरपोर्ट दिए थे उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने और नीति आयोग ने साफ कहा था कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक बीडर को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट देना नहीं चाहिए। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 जिसमें टैरिफ और दूसरे चार्जेस तय कर डिटरमाइन करता है, उन सारे कानूनों का उल्लंघन करके, पहले ये एक्ट को बदलना चाहते थे, बदल नहीं पाए, तो उन कानूनों का उल्लंघन करके 6 के 6 एयरपोर्ट एक आदमी को दे दिए। क्या ये बात सही नहीं कि 7 साल के अनुभव का क्लॉज उसमें से इन लोगों ने हटा दिया? क्या ये बात सही नहीं है कि उन्होंने उदाहरण दिया था कि जीएमआर को दिल्ली और मुंबई दोनों की हाईएस्ट बिडर था, लेकिन एक ही एयरपोर्ट दिया गया था। इन लोगों ने सारी संस्थाओं को दरकिनार करके 6 के 6 एयरपोर्ट। क्या ये सही बात नहीं है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रेडियस स्टेट नाम की जो कंपनी थी जिसके क्रेडिटर्स आईसीआईसीआई बैंक थे, वो चिल्लाते रहे कि 97-98% का हेयर कट मत दीजिए, वो हेयर कट करके अडानी जी को दे दिया। इन सारे तथ्यों और सत्यों की जांच आखिर कौन करेगा? सुधांशु बताइए ना। अगर हम ये बात उठाते हैं तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी का अपमान कर दिया। अरे देश का अपमान हो रहा है। विपक्ष की मांग से ध्यान हटाने के लिए बार बार अपमान की बात उछाली जा रही है क्या? देखिए, अब मैं इनको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मैंने इतने उदाहरण बताए, 20 साल के उदाहरण, जिसमें भिन्न भिन्न मुद्दे बदलते रहे। यानी कवर बदलता रहा, मोदी जी के प्रति वैमनस्य का चेहरा नहीं बदला। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। क्यों? आपके ही तो सांसद थे जिन्होंने सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा था। वो कौन सा आपकी भैंसी खोली लिए जा रहे थे भाई? उनके लिए इन अपशब्दों का इस्तेमाल, मतलब डीजीएमओ और एयरफोर्स चीफ के द्वारा बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के उसके ऊपर उन पे सवाल उठाना, ये किसने कहा? कहीं मीडिया के एक सेक्शन के ऊपर आक्षेप लगा देना, कहीं जुडिशरी के एक सेक्शन के ऊपर आक्षेप लगा देना, ये क्या है भाई? ये तो आप अपशब्दों का प्रयोग एक नहीं अनेक लोगों पे करें। अरे यहां तक कि हमें तो ये याद आता है, इतना ज्यादा घृणा भरी हुई है कि भारत के बारे में कुछ भी निकल जाए। अब बताइए, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान जैसे दिवालियापन के कगार पे खड़े हुए, अनाज के लिए दंगे झेल रहे देश से हमारी रैंकिंग नीचे हो जाए तो कैसे आके थर छाती ठोक ठोक के बोलने लगे थे। तो आप तो भारत, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति से लेके भारतीय सेना तक किसके लिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं किया? चले एक बार प्रधानमंत्री जी का पक्ष किनारे रख देते हैं, आप बता दें, क्योंकि आपके जो मन में भरा हुआ है कांग्रेस पार्टी में वही बोलेगा। अब एक तथ्य की भी बात कह देता हूं। अभी इन्होंने कहा नेशनल हेराल्ड की बात, तो मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं, नेशनल हेराल्ड का केस भारत सरकार ने नहीं, या वही बोलिएगा जो सोच के आए हैं सुधांशु जी? जेपीसी पे भी बोलिएगा या वही बोलिएगा जो सोच के आए हैं?
नहीं मैं आ रहा हूं। हाँ। मैं फैक्ट के साथ आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि अब मैं इस पे, इसीलिए मैंने कहा ना फैक्ट्स भी बता देता हूं। हम देखिए अंजना जी, हम तो इनकी स्थिति देखकर बोलते हैं संदर्भ के संदर्भ में। अब इन्होंने बोला नेशनल हेराल्ड का केस हमारे दौर में नहीं शुरू हुआ, अक्टूबर 2013 भारत सरकार के द्वारा नहीं शुरू किया गया, हाई कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया। और हाई कोर्ट के द्वारा शुरू होने के कारण दिल्ली हाई कोर्ट के ही कहने के ऊपर आपको, आपके दोनों नेताओं को बेल लेनी पड़ी। इसमें भारत सरकार की भूमिका नहीं थी। और अगर आप कहते हैं कि नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम के लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, तो कब बंद हुआ? 1993 में। किसकी सरकार थी भाई? आप बचा नहीं पाए जवाहरलाल नेहरू की लीगेसी को। और 2004 से 14 तक आपकी सरकार रही। राजीव गांधी फाउंडेशन को तो 150 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल गई और नेशनल हेराल्ड का 90 करोड़ का घाटा नहीं उबर पाया। कितनी मजेदार बात है। 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज। अरे अगर 1-1 करोड़ रुपया आप विज्ञापन दे देते इनको, तो 10 साल में लोग 90 करोड़ का विज्ञापन के द्वारा कर लेते। वो मदद नहीं करनी थी, मदद तो राजीव गांधी फाउंडेशन को करनी थी। इसका किसी के पास जवाब है? और उसके बाद 90 करोड़ के कर्जे में 3000 से या 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली कंपनी बिग केयर एक व्यक्ति के हाथ में चली गई। अजीब सी स्थिति। और उसके बाद आरोप मोदी जी पे, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे। इसीलिए तो हम फैक्ट की बात करते हैं। और जहां तक आपने कहा कि अगर राहुल गांधी जी इस विषय के ऊपर गंभीर थे, जैसे आपने कहा इस चीज में, याद करिए आपके जमाने में आपने एक चीज नहीं मानी थी हमारी, 2G का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का, सब कोर्ट से जाकर करवाने पड़े थे। 2G का स्पेक्ट्रम आपकी सरकार रहते हुए कोर्ट ने कैंसिल किया था। आप लोग कोयला घोटाला वो विषय था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सरकार पे भरोसा नहीं, सरकारी एजेंसी पे भरोसा नहीं, सरकारी रेगुलेटर भरोसा नहीं, तो सुधांशु जी ने, और अभी तक जो हो रहा है उससे साफ हो चुका है जेपीसी बनाने वाले नहीं है। ऐसे में कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? और एक सवाल आपसे पूछती हूँ, एक प्रतिशत है इस देश की जनता जो लगातार चुनाव दर चुनाव 18% के आसपास जो कांग्रेस पार्टी को वोट देती ही देती है। क्या आप उनके साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं जब इस तरह की आप लोग खिलवाड़ करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो इलेक्शन स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए ना। वो स्ट्रैटेजी को बार बार क्यों अपनाते हैं जो आपको ही उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली स्ट्रैटेजी है? अंजना जी, कोई पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली स्ट्रेटेजी नहीं है। एक लाइन में सिर्फ जवाब दे दूं कि ईडी ने 2015 में ही नेशनल हेराल्ड के केस में क्लोजर फाइल कर दिया था। इन लोगों ने ईडी को उठाकर बाहर फेंक दिया। नेशनल हेराल्ड पे एक बार फिर से डिबेट कर लेंगे। आप दोनों मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उन पे जेपीसी पे पूछती हूँ, कहानी पूरी सुना देते हैं। आपसे मैं कुछ और पूछती हूँ इलेक्शन स्ट्रैटेजी पे, आप नेशनल हेराल्ड पे चले जाते हैं। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर अपनी अपनी कहानियां सुनाइएगा। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ नहीं सर, मेरा भी तो पेशेंस थोड़ा सा वेयर आउट करेगा ना सर। एक बार आप लोग जवाब नहीं दे रहे, मुझे जवाब दीजिए ना। 2024 सामने है, दरवाजे पर है, और बीजेपी कह रही है पीएम का अपमान किया। और उस थ्योरी को बाई करने वाले लोग हैं जो इस बात से आहत होते हैं कि पीएम का अपमान किया गया है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है साहब? और ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले स्ट्रैटेजी क्यों अपनाते हैं? 18% लोग जो आपके लिए हर बार वोट करते हैं, उनकी प्रति कुछ तो जिम्मेदारी होगी आपकी। उनके प्रति नहीं, देश ने दायित्व भी तो ये दिया है। 140 करोड़ जनता ने दायित्व दिया है कि प्रतिपक्ष में रहिए और सरकार का मार्ग प्रशस्त करिए। वही तो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 5,35,000 करोड़ रुपए की अगर बैंक फ्रॉस्टर्स हिंदुस्तान का लूट कर भाग गए तो आप एक्शन लीजिए। प्रधानमंत्री जी दूरबीन उठाइए और देखिए, दूर दूर तक आपको हिंदुस्तान में बेतहाशा बेरोजगारी दिखाई देगी। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए प्रधानमंत्री जी। 84 करोड़ ने अपनी आमदनी से हाथ धो लिया प्रधानमंत्री जी। और इस महामारी की विभीषिका में जब आप कहते थे आपदा में अवसर तलाशिए, तब प्रधानमंत्री जी 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के कमाए और अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। वो दूरबीन लेकर ढूंढ रहे हैं अच्छे दिनों के वादे को। प्रधानमंत्री जी 60 और 70 रुपए का दाल और तेल कैसे 200 रुपए के पार हो गया। प्रधानमंत्री जी 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो गया। प्रधानमंत्री जी ये लोग देख रहे हैं कैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस $20 पर बैरल हो गए थे, तब भी 100 रुपए के पार हिंदुस्तान ने पेट्रोल खरीदा। और आपने वादा किया था कि डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े भी तो जनता को आपको उसको तकलीफ नहीं देंगे। 27 लाख करोड़
करोड़ रुपए का डाका डाला। आरबीआई कह रहा है अपनी रिपोर्ट में कि आपके गलत निर्णय, नोटबंदी और गलत जीएसटी के कारण हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया। 60 लाख एमएसएमई प्रधानमंत्री जी बंद हो गए, लेकिन चंद धन्ना सेठों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता। यह दायित्व हमको जनता ने दिया है और हम इसीलिए हम समालोचना करेंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप बार बार उस पर मुखौटा लगाने के लिए, जैसा आप ये कह रहे थे अभी सुधांशु त्रिवेदी जी, तो मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि सचमुच में तुम खलनायक हो। नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महाछलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा उद्देश्य इस सरकार का दिखाई देता है हमको, जब वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय करने की अपेक्षा धन्ना सेठों की ढाल बनकर खड़ी रहेगी, तब हम अपने दायित्व को निभाएंगे। और यही देश की जनता देख भी रही है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता उसके परिणाम राज्यों के स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। आपने जो महाराष्ट्र में किया वो क्या किसी से छुपा है? आप क्यों एक के बाद एक 5 एमएलसी चुनाव, इस फरवरी में 5 में से 4 हार गए प्रधानमंत्री जी। और कहां? नागपुर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ है, 3 साल से लगातार वहां पर आप चुनाव हार रहे हैं। अमरावती में फडणवीस साहब के निकटस्थ आदमी बुरी तरह चुनाव हारे प्रधानमंत्री जी। आप छत्तीसगढ़ में 25,000 वोट से चुनाव हारे उपचुनाव, राजस्थान में 21,000 वोट से उपचुनाव हारे, पंचायत तक के चुनाव महाराष्ट्र में 50% से अधिक हार गए। इसीलिए हार की हताशा से आप शिवसेना के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई वहां पर कर रहे हैं, प्रतिपक्षी दलों के खिलाफ रेड कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक बार आपको वो लोग दिखाई नहीं दिए जो हिंदुस्तान के संसाधन लूट कर भाग रहे हैं। तो अंजना जी, इसलिए हम दृढ़ता से, मुखरता से इस देश के नागरिकों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और ये चाहे सुधांशु जी, थोड़ा ना बैठ के यहाँ पर आरती उतारेंगे, आप लोगों की प्रशंसा करेंगे। आप लोग तो सत्ता में है, गिनाए ना उन्होंने अनेकों बयान जो आपके नेताओं ने दिए हैं। हाँ, देखिए अंजना जी, इन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया, परंतु मैं ये आरोप नहीं ले सकता कि जवाब न दें। इसलिए पहले मैं टॉपिक के जवाब दे देता हूं, फिर इनकी बात का जवाब देता हूं। यही सवाल है ना कि जेपीसी क्यों नहीं गठित हो रही। अब फिर आप वही कहेंगे कि आज तक जेपीसी की मांग करने पर जेपीसी गठित नहीं की गई। नहीं, ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भारत की संसद की होगी, तो भारत की संसद और भारत के अधिकार क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को वो बुला सकती है जांच के लिए। पर भारत के व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में एलआईसी, एसबीआई और सेबी पर आपको भरोसा नहीं है। उन्होंने अपना अपना वक्तव्य दे दिया है, उनके अनुसार यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। तो एक ही संस्था है हिंडनबर्ग, जो कि खुद खैर आरोप में चल रही है, केवल उसी के दावों पर तो आधार है ना। अब आप बताइए, भारत की संसद की संयुक्त संसदीय समिति भारत के संविधान या कानून के किस अधिकार के तहत एक विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही, जो भारत में काम कर रही है उसको बुला सकती है? जो भारत में काम न कर रही हो उसको भारत में अपना बयान देने के लिए बाध्य कर सकती हो? ये मुझे बता दें तो मैं इस बात के ऊपर विचार करने को तैयार हूं और अपने बड़े नेताओं को बताऊंगा कि साहब इन्होंने देखिए भारत के लॉ का ये क्लॉज बताया। ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो जो चीज तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है उसके लिए हल्ला मचाना। क्या हिंडनबर्ग को आप बुला के वो पार्लियामेंट्री कमेटी पूछ सकती है सवाल? अंजना जी, बहुत ही अच्छा और प्रासंगिक सवाल पूछा मेरे विद्वान साथी ने। मैं तो मुझको लग रहा था कि कहीं ये ना कह दे चाइना की तरह कि ना वहां कोई शेल कंपनी बनी है, ना किसी शेल कंपनी ने निवेश किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़िएगा आप राफेल के मामले में। उसने कहा है जेपीसी के महत्व और उनके खुद के संदर्भित विषय पर कि हमारे हाथ बंधे हुए, हमारा दायरा सीमित है। जेपीसी जो है वो समन कर सकती लोगों को और समन करके इंटरोगेट भी कर सकती है। जरूरत नहीं हमको हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर ऑफशोर कंपनी के लोगों को बुलाने की। आप बुलाइए अडानी जी को। क्या हुआ है? उस आपदा में अवसर का ढूंढने की बात बता रहा हूं मैं। अडानी ग्रीन एनर्जी 6,823% की वृद्धि हुई। अडानी इंटरप्राइजेस 2,501% की वृद्धि हुई। अडानी ट्रांसमिशन 1,288% की वृद्धि हुई। अडानी टोटल गैस 897% की वृद्धि हुई। अडानी पावर 824% की। एक के बाद एक कंपनी। इतना बड़ा स्टॉक मैनिपुलेशन से अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है तो सेबी का दायित्व है, उनका सर्विलांस डिवीजन है, डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट करता है। पूछेगी जेपीसी बुलाकर सेबी को कि क्या डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट की, क्या आपको कोई सबूत मिले स्टॉक मैनिपुलेशन के? आपको अगर ऑफशोर कंपनियां निवेश कर रही है, इतना बड़ा राउंड ट्रिपिंग कर रही है, शेयर रिगिंग कर रही है, इसी के लिए तो संस्थाएं बनी है साहब। फिर किस लिए बनी है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बुलाकर वो इंटरोगेट करेगी कि आपने क्या किया। आरबीआई को बुलाकर पूछेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के उसमें बयान होंगे। अरे जो जिम्मेदार
जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाने का अधिकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और यही तो पवन खेड़ा जी ने कहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बना सकते हैं, नरसिम्हा राव जी बना सकते हैं, तो उसी तरीके का मामला है। प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए और देश को विश्वास में लेना चाहिए। मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा कि हमारे भी प्रधानमंत्री जी है, हमारा भी इख्तियार है, हम भी चाहते हैं कि अगर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, इसमें क्या बुरा है? जेपीसी की जांच अगर नहीं कराते तो सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में करा ले। हमको भरोसा नहीं है कि इन संस्थाओं ने कोई जांच की होगी। जांच की हो तो रिपोर्ट रख दीजिए। सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर रोज आती है कि जांच कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको विश्वास देश की जनता का जीतना है और इतना बड़ा स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है और एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही, आप विश्व की संस्थाओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सुधांशु जी, आप बुलाइए अडानी जी को। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि विनोद अडानी का हमारी कंपनी से कोई सरोकार नहीं, कौन निवेश करता है कौन नहीं करता है। वो भारतीय नागरिक है जो विदेश में। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, मैं अभय दुबे जी बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होने दूंगा, आप ही के वक्तव्य से निकालता हूं। आपने कहा इतने गंभीर आरोप लगे हैं, यही तो मैंने कहा। आरोप किसने लगाए हैं? भारत की किसी संस्था ने लगाए हैं, भारत की किसी जांच एजेंसी ने लगाए हैं, विदेश ने तो लगाए। और आप क्या बात कह रहे हैं मान्यवर कि अगर कोई कोर्ट पे भी मुकदमा होता है या पुलिस में भी शिकायत होती है तो जिसने आरोप लगाया सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि यह आरोप किस आधार के ऊपर है। आप कह रहे नहीं, आरोप लगाने वाले को तो मत पूछो, और जो कह रहा है कि आरोप की जांच नहीं, उसने जांच नहीं की होगी ये मान लो, मगर कर दो। जानते क्या है कि एक छात्र एग्जामिनेशन में अपियर हुआ, कॉपी जांचने वाले ने कहा कि हमें कोई गलती नहीं मिली, फिर स्क्रूटनी करने वाले ने कहा कि गलती नहीं मिली, मगर एक दूसरे छात्र ने दूसरे स्कूल में नकल के आरोप में पकड़ा जा चुका है, क्योंकि हिंडनबर्ग पर खुद केस चल रहा है अमेरिका में। उस नकलची छात्र के आधार के ऊपर उस आरोप को सत्य मानते हुए उस एग्जामिनर और स्क्रूटनी वाले सबके ऊपर जांच कर दो। अद्भुत तर्क है ना आपका। आपने स्वयं बोला इतने गंभीर आरोप कहां, किसने लगाए? यही तो मैं कह रहा हूं कि आरोप बताइए। और आपने कहा साहब संपत्ति बढ़ गई इसलिए इसको मान लिया जाए कि यह घोटाला है। तो देखिए, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, पर अगर ऐसे कहें तो आपके प्रथम परिवार की संपत्ति पिछले 3 पीढ़ियों से न किसी ने व्यवसाय किया है, न किसी ने नौकरी की है जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से, और कुछ समय के लिए केवल पायलट की नौकरी की थी राजीव गांधी जी ने। फिर ये सैकड़ों करोड़ के इनकम टैक्स के नोटिस कैसे आ रहे हैं? फिर आप कहेंगे साहब इसके ऊपर भी जांच हो जानी चाहिए कि अपने आप कैसे हो रहे हैं। यह तर्क पूरी तरीके से बाल बुद्धि जैसे लगते हैं और शायद इसीलिए वह शब्द असंसदीय घोषित कर दिया गया है। मैं पुनः कह रहा हूं, जिसने आरोप लगाया, जिसको आप अब्रह्म वाक्य मान रहे हैं, उसे बताइए तो कि किस क्लॉज के तहत हम बुलाकर उसका स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, फिर वो हम अपनी एजेंसी को दें कि साहब आप इस पे जांच करिए। हमने आपकी फाइंडिंग को भरोसा नहीं। हिंडनबर्ग को बुलाइए। ठीक है, जवाब सुनिए सर। अंजना जी, बड़े विचित्र बात आपको नहीं लगती? कह देना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आकर, कह दे कॉर्पोरेट अफेयर्स आकर, कह दे सेबी आकर, कह दे एसएफआईओ आकर कि नहीं साहब इन कंपनियों ने निवेश ही नहीं किया अडानी जी की कंपनी में। कह तो दे आकर। अगर ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग पर खुद पर आरोप है, दरकिनार करिए भाई उसको। 38 कंपनियों के नाम है, कुछ कंपनियों के नाम मैंने गिनाए, कितने कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ। एक कर्मचारी नहीं उस कंपनी में, उस कंपनी पर कोई मिलता भी नहीं है। तो आप ये कह दीजिए आकर देश के सामने कि नहीं, ये जो 38 शेल कंपनियां हैं ये झूठी बात है, इनका कोई भी निवेश इस कंपनी में नहीं हुआ। इतना तो कहिए कम से कम। अगर नहीं कह सकते, ये साहस नहीं है, अडानी जी कहते चलिए देश के सामने आकर कि नहीं इन कंपनियों का निवेश नहीं हुआ है। उन्होंने तो कह दिया अपने रिप्लाई फाइल जो किया 400 पन्नों का कि विनोद अडानी का इन कंपनियों से सरोकार नहीं, उनके बड़े भाई हैं। आप कहिए कि ये 38 शेल कंपनियों ने निवेश नहीं किया है। आज देश के सामने कहिए, हम मान स्वीकार कर लेंगे अगर प्रामाणिक रूप से आप उस बात को कहेंगे। और नहीं कहते हैं तो जेपीसी की जांच आपको करानी पड़ेगी। जितने हम पर आरोप है, सत्ता आपकी है, 8 साल से आप सरकार चला रहे हैं। अब प्रामाणिकता से कार्रवाई कीजिए ना, मत छोड़िए। लेकिन सिर्फ प्रतिपक्षी दलों के लोगों पर कार्रवाई करेंगे, पहले कहेंगे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर धोकर साफ कर लेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ 21 जुलाई 2015 को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली लुइस बर्जर कि अमेरिका के एक डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है।
उस पर एक बुकलेट निकाली बाकायदा। अगले महीने में उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली। सीबीआई की जांच भी हाई कोर्ट के माध्यम से चल रही है, लेकिन वर्षों हो गए उस जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। शुभेंदु अधिकारी पर आपने शारदा स्कैम में होने का आरोप लगाया, वो आपके साथ आ जाए तो पाक साफ हो जाते हैं। आदर्श घोटाले का आप आरोप लगाते हैं नारायण राणे जी पर, मगर वो आपके दल में शामिल हो जाते तो सबसे आदर्श व्यक्तित्व के धनी हो जाते। ऐसा मत करिए। इस वॉशिंग मशीन में डालने जाने वाले डिटर्जेंट पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी सफाई कैसे होगी? एक सेकंड आ रही हूं सुधांशु जी, इसकी सफाई कैसे होगी? ये जो एक के बाद एक नेता जरा सुनाते हैं, 3-4 ऐसे ही हमने इसीलिए निकाला है क्योंकि इस विषय से आप भाग रहे हैं आज अभय जी, तो सुनिए जरा अपने ही नेताओं को और कैसे कैसे कब कब ये भारी पड़ा है कांग्रेस को। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। राफेल घोटाले में हिंदुस्तान की वायुसेना से चोरी किया है, 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को दिया है। भाई और बहनों, कार्रवाई होगी, 2 नाम निकलेंगे, एक अनिल अंबानी, दूसरा नरेंद्र मोदी। याद रखिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है। 2024 के लिए और कितने सेल्फ गोल? इस राजनीतिक बहस पर एक बार आइए अभय जी। अंजना जी, अच्छा होता, मेरा तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं निकाल कर बताता। अच्छा होता कि आप मोदी जी के, सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा वाले बयान को भी निकाल कर दिखाते, हाइब्रिड बछड़ा जो राहुल गांधी को कहा था वो भी निकाल कर बताते, आपने हाइब्रिड गाय कहा था वो भी निकाल कर बताते। बी के हरि, वो तो सदन में बोला उन्होंने कि बिक गए हरि, भगवान हरि को ही बेचने की बात कर दी। तो जो उनके भी आरोप हैं कम से कम उनको भी चलाते। मैं इस राजनीति में पढ़ना ही नहीं चाहता। प्रधानमंत्री जी ने तो विदेश की धरती पर यह तक कह दिया था कि 2014 के पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, चीन में जाकर यह बात कह दी थी। आज बहस का विषय वो नहीं है, क्योंकि ये ध्यान भटकाने की नीति पर काम कर रहे हैं। आज हमने जो प्रामाणिक रूप से आरोप लगाए हैं उस पर जवाब देने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आदर हमारा है, प्रधानमंत्री जी के निजी तौर पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के जो सार्वजनिक जीवन है उस पर हमको जनता ने दायित्व दिया है कि आप उन विषयों को रेखांकित कीजिए जो देश के हित में है। हमने कहा इनसे प्रामाणिक रूप से कि अगर जेपीसी की जांच नहीं कराते तो आकर कह दे, प्रधानमंत्री जी कह दे कि कोई निवेश नई 38 शेल कंपनियों ने किया है। जैसे इन्होंने चीन को क्लीन चिट दी, क्लीन चिट सरकार है, अडानी जी को क्लीन चिट दे दे, और बचता क्या है शेष। इस बहस में देश को नहीं पढ़ना चाहिए। देश के नागरिकों से फिर आग्रह करता हूं, देश की मूर्धन्य पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी के शो में, कि इस राजनीति से परे हमको इस बात का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि सरकार आपके वादों पर खरी उतरी है कि नहीं उतरी है। महंगाई का वादा, बेरोजगारी का वादा, संसाधनों की लूट का वादा, राहुल गांधी जी ने जो जो बातें कही है, इस महामारी की विभीषिका में भी सरकार को आगाह किया, वो घटना घटी। सरकार अगर उसमें तत्परता और तैयारी के साथ आती तो कम से कम देश को इस महामारी की विभीषिका से बचा। असल मुद्दों से भटकाना है, इसीलिए अपमान का मुद्दा उठाना है। नहीं, हम दोनों बातों में जवाब दें कि पहली बात बहुत स्पष्ट कर दें, जो बयान हमारे नेताओं के कोट कर रहे हैं भाई जी, उसमें किसी में भी आपके नेता का नाम लेकर नहीं कहा गया। चीजें इनडायरेक्ट स्पीच में कही गई जिसको आपने मान लिया, जैसे उड़ता हुआ तीर लेके अपने ऊपर मार लेना, नहीं ये तो मेरे लिए कहा गया, और आपने ही प्रमाणित कर दिया कि आपके लिए कहा गया। चाहे मोदी जी ने हंसा हो, कह दिया हो वो रेणुका सिंह की हंसी के ऊपर, उन्होंने रेणुका सिंह का तो नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा मुझे याद आ गया, और इसे क्या कहेंगे कि आपने अपने ऊपर ले लिया। मगर जो हमने बयान कोट किए मान्यवर, मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, कहीं कोई किंतु परंतु का स्कोप है? मोदी जी की मौत की कामना, फिर मौत की प्रकार बताना, हिटलर की मौत और ये कोई स्कोप है? मोदी की औकात बता देंगे। कोई स्कोप है? मोदी के रावण की तरह 100 सर है, कोई स्कोप है? जिसे कहते आप विद्वान व्यक्ति हैं अभय जी, साहित्य में 3 चीजें होती हैं, एक होता प्रत्यक्ष और एक होता अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी अरे भाई आपने तो प्रत्यक्ष कहा है, कहीं कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है, सीधे गाली, सीधे गाली। अब इसके बाद आप तुलना करने का प्रयास करें तो फिर आप तिनके की ओट पे पहाड़ छुपा रहे हैं। मगर मैं पुनः आपके उस टॉपिक के ऊपर वापस आता हूं जिससे आप बचने का प्रयास करेंगे, मैं जवाब देता हूं।
2G के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था सारा स्पेक्ट्रम। आपने जेपीसी गठित की थी। मनमोहन सिंह जी ने कहा था मैं पीएससी के सामने आ जाऊंगा, जेपीसी की जरूरत नहीं, और पीएससी की रिपोर्ट आपने टेबल नहीं होने दी। और जिन 3 पार्टियों ने उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया, सपा, बसपा और डीएमके, तीनों के 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई से केसेस विड्रॉ हो गए। ये साफ दिखाई पड़ा। और मैं याद दिलाता हूं, आपने कहा कि आरोपी को बुलाएंगे, आप बार बार बच रहे हैं कि हिंडनबर्ग को कैसे बुलाएंगे। याद करिए वोल्कर रिपोर्ट, कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन मिले सद्दाम हुसैन से, जिसके लिए आपके विदेश मंत्री नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। करवाए थे जेपीसी। अब आइए, अगर आपको लगता है कि नहीं विदेश में केवल छप भर गया है, तो इस पे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए और इस पे आकर बोलना चाहिए। तो फिर मैं कई बार बता चुका हूं किस किस पे करवाएंगे। एक और याद दिला देना चाहता हूं, स्विट्जरलैंड का अखबार था श्वाइजर इलस्ट्रेटेड, जिसने राजीव गांधी जी की फोटो के साथ यह कहा था कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, अकाउंट में अमाउंट तक बताया था 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक। तो हमने तो नहीं कहा कि राजीव गांधी आए और कहें कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है। बाहर छपी किस किस बात के ऊपर कार्रवाई करेंगे? अगर करें तो फिर आप एक बार कहिए, तो अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं कि विदेश में क्या क्या किसके बारे में छपा है, और फिर दिल खोल के कहिए कि सबके बारे में होना चाहिए। और फिर क्लॉज हमें जरूर बता दीजिएगा कि किस क्लॉज के तहत विदेश की कंपनी को बुलाकर उसका वक्तव्य लिया जा सकता है और हमारी जांच एजेंसी से ऊपर माना जाए उसके ऑब्जर्वेशन को। चलिए ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद। अडानी पर लड़ाई, अपमान तकाई, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।